जम्मू कश्मीर को कल मिलेगी 10 सालों बाद नई सरकार। उपराज्यपाल ने उमर अब्दुल्ला को भेजा शपथ का न्योता। कल सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में होने जा रहा समारोह। उमर अब्दुल्ला बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। उमर अब्दुल्ला के साथ मिली गुलिस्तान न्यूज की टीम। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने दी मुबारकबाद। प्रदेश में तरक्की का नया दौर शुरू करने की उम्मीद। मूल वारवान, चारों ओर दिख रहा तबाही का मंजर। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से कई लोग बेघर। 40 से ज्यादा मकान और कई दुकानें जलकर राख। प्रभावितों को राहत पहुंचाने में जुटा किश्तवाड़ प्रशासन। नई सरकार से सांबा जिले के लोगों को कई उम्मीदें। जिले के संपूर्ण विकास की लोगों ने जताई उम्मीद। सड़क संपर्क बेहतर बनाने सहित कई मांगों को उजागर किया गया। चलिए, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में, और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर को कल यानी बुधवार से करीब 10 सालों के बाद नई सरकार मिलने जा रही है, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल के नेता उमर अब्दुल्ला का शपथ का न्योता उन्हें भेजा था। उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर उन्हें ये न्योता सौंपा। शपथ ग्रहण समारोह कल बुधवार को श्रीनगर स्थित SKICC में होने जा रहा है, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की जबकि उनके मंत्री परिषद के सदस्यों को भी शपथ दिलवाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस बार मंत्री परिषद का आकार छोटा होगा, क्योंकि 229A के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का अब दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से कि इस बार का मंत्री परिषद जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होगा। लेकिन कल यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे के करीब SKICC श्रीनगर में बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। ओथ सेरेमनी होगी। इस हवाले से अधिक जानकारी देने के लिए और विचार विमर्श लेने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, कल 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। लगभग 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर को हमारी जो चुनी हुई सरकार है वो हासिल होगी। क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं, कितना उत्साह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में, जम्मू कश्मीर के लोगों में? बिल्कुल शिवन, आपने ठीक कहा कि 16 अक्टूबर यानी कल 11:30 बजे का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिसका गवाह बनेगी SKICC। 19 जून 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से समर्थन वापस लिया था और उस दिन सरकार गिर गई थी और उपराज्यपाल ने कमान संभाल ली थी। उस दिन के बाद से अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम को अपनी चुनी हुई, जिसको हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं मिल पाई है। और कल वो एक ऐतिहासिक दिन होगा जब उनको अपनी चुनी हुई हुकूमत मिल पाएगी, जिसकी रहनुमाई, इस हुकूमत की रहनुमाई दूसरी मर्तबा जो है उमर अब्दुल्ला करना चाह रहे हैं। एक बार पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी शिवपाल जी, विनोद जी, कौन से चेहरे हो सकते हैं मंत्री परिषद में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है, और जम्मू के कौन से मेन चेहरे होने वाले हैं जो जम्मू को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे? देखिए, जम्मू को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलवाना है तो जो लोग इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं उनको अवसर मिलेगा। क्योंकि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जम्मू प्रोविंस में जो लोग जीते हुए हैं वो हिंदू चेहरे नहीं हैं। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, हम बनी की बात करेंगे, हम शम की बात करेंगे, या फिर हम इंद्रवल की बात करेंगे, वहां से जो जीत के आए हैं उनको अवसर मिलने वाला है। क्योंकि मंत्री परिषद में हिंदू चेहरे होना बड़ा लाजमी है, नहीं तो वन साइडेड सी सरकार हो जाएगी, जो खुद उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते। उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले भी संबोधन में ये कहा है कि मैं ये सरकार सिर्फ एनसी के अलायंस की नहीं है, ये सरकार समूचे जम्मू कश्मीर की आवाम की सरकार है। चैलेंजेस काफी रहने वाले हैं, क्योंकि कई सालों से जम्मू कश्मीर को सरकार नहीं मिली और बड़े चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिले। किस तरीके से इन सभी चैलेंजेस को फेस किया जाएगा नई सरकार द्वारा, और सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलने की कोशिश भी की जाएगी? देखिए शिपन, सबसे बड़ा चैलेंजेस है आर्थिक तौर पर। मंदी के दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है और हमें हमेशा इस सेंटर की तरफ देखना पड़ता है। और जिस तरीके से वादे किए गए हैं अपने मैनिफेस्टो में, उन वादों को अगर पूरा करना है तो आपको 1 लाख नौकरियां देनी है, जो कांग्रेस ने कहा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब में करनी है। उसके बाद आपने सिलेंडर्स भी फ्री देने हैं, महिलाओं को पैसे भी देने हैं, नकद देना है, डेली वेजेस को रेगुलराइज भी करना है।
बहुत सारी चुनौतियां। दूसरा ये भी है कि काफ़ी सारे काम पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, लिंगर ऑन पड़े हुए हैं, उनको भी पूरा करना ये सरकार की चैलेंज है। दूसरा बड़ा ये कि सरकार में ऐसा ना लगे कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वालों की सरकार है, उसको भी पैसिफाई करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 29 जो MLAs हैं वो बीजेपी के कोटे से जीत के आए हैं, हिंदू बहुल एरिया से जीत कर आए हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जो 5 नॉमिनेट करने हैं वो भी भाजपा से ताल्लुक रखने वाले होंगे। 29 और 5 34 हो गए। इन 34 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें तालमेल और समन्वय बनाना भी एक अपने आप में चुनौती है। अब देखिए विनोद जी, बड़े फैसले यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा भी जम्मू कश्मीर में लिए गए थे। LG की पावर्स को एनहांस, इसकी सरकार के साथ किसी तरह का गतिरोध नहीं चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाएंगे, गतिरोध जैसी स्थिति रहेगी। कुछ ट्रांसफर्स वो करेंगे, कुछ रोका जाएगा, कुछ रेजोल्यूशन वो पास करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, उनको भी रोका जाएगा। अभी मुझे लगता है कि गतिरोध की स्थिति बनने में समय लगेगा, लेकिन इस गतिरोध को कोई रोक पाएगा ये अभी तक मुझे संभव सा नजर नहीं आ रहा है। विनोद जी, ऑपोजिशन को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग ऑपोजिशन इस बार निकलकर सामने 29 सीट्स उनके झोली में आए हैं। स्ट्रांग ऑपोजिशन किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि जम्मू की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जम्मू के जो बड़े मुद्दे हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट एक बार फिर से बनने जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन आप देखिए कि अच्छी सरकार या सुचारू सरकार जो चलती है उसमें विपक्ष का रोल बहुत ज़्यादा रहता है जी। यानी अगर सरकार कोई गलत काम करने जा रही है, अपने किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने जा रही है, एक सेक्शन को लाभ देने जा रही है, एक वर्ग को लाभ देने जा रही है, तो उसमें 29 और 5 34 लोग उसका मुखालफत करेंगे, तो वो सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कोई इस तरह का फैसला लेना। जो जनहित में कोई फैसला होगा उसमें तो अपोजिशन समर्थन करेगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कभी भी लाभदायक नहीं होता। लेकिन जिस एक विपरीत फैसला होगा, जो लोगों के खिलाफ फैसला होगा, उसका मुझे लगता है कि कड़ा विरोध जो है ये विपक्ष कर सकती है। आखिरी सवाल विनोद जी, जिस तरीके से राहुल गांधी को न्योता दिया गया है कल की ओथ सेरेमनी के लिए, ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है, कौन से नेशनल फिगर्स, नेशनल पर्सनालिटीज जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं कल के दिन? देखिए, इन्होंने न्योता तो सबको दिया है, ऑलमोस्ट ममता बनर्जी तक को न्योता दिया, अखिलेश यादव तक को न्योता दिया है, लेकिन देखना यह है कि कौन इस समारोह में शामिल होता है। और हालांकि 11:30 बजे SKICC में ये समारोह होना है, कल तक पता चल जाएगा कि कौन कौन VVIP लोग आ रहे हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने न्योता ऑलमोस्ट इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्यों को दिया है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर कल 11:30 बजे के करीब एक बड़ा समारोह SKICC श्रीनगर में आयोजित होगा। ओथ सेरेमनी आयोजित की जाएगी, जिसमें कि इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन से बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पर्सनल तौर पर देंगे। और कल यहाँ पर एक बार फिर से 6 सालों के बाद सरकार बनने जा रही है। काफी उम्मीदें इस सरकार से हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार पर काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों को साथ लेकर चलना है और कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जिन्हें की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से ये सरकार सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, युवाओं को और सभी कम्युनिटीज को अपने साथ लेकर चलेगी। इसी बीच अगली खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार के गठन की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर और श्रीनगर डेस्क ने उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात कर उन्हें मिलने जा रहे इस बड़ी जिम्मेदारी और इस नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। इशफाक गौहर ने इस मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उमर अब्दुल्ला और अपनी कैबिनेट के साथ जिम्मेदारी संभालते ही जम्मू कश्मीर में विकास और तरक्की का एक नया दौर शुरू करने में जुट जाएंगे और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के दुख और तकलीफों को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर आप साफ तौर से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गुलिस्तान न्यूज की जो श्रीनगर डेस्क है, जो श्रीनगर की टीम है, वो उमर अब्दुल्ला से पर्सनल तौर पर उन्होंने मुलाकात की। और सामने आप देख सकते हैं कि इशफाक गौहर, जो कि गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर है, पर्सनल तौर पर वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, जो कि कल बनने वाले हैं, 11:30 बजे के करीब ओथ सेरेमनी में वो शपथ लेंगे, उनके साथ मुलाकात की गई। और जम्मू कश्मीर में जो बड़े अहम मुद्दे हैं
उन पर भी विचार विमर्श किया गया और नए मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। तो बात अब किश्तवाड़ की होगी, जहां पर कि मूल वारवान इलाके में चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सोमवार को यहां संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से कई लोग बेघर हो चुके हैं। आग से 40 से ज्यादा मकान और कई दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। अगर हम एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करेंगे तो 70 के करीब जो घर है वो यहां पर आगजनी के वाकये में जो है वो जलकर राख हो चुके हैं। प्रभावितों ने सोमवार की रात खुले आसमान के नीचे गुजारी और हालांकि जिला प्रशासन ने राहत सामग्री मौके पर भिजवा दी थी, लेकिन रेड क्रॉस की टीमें अभी भी मौके पर मौजूद है और प्रशासन बेघर हुए लोगों को राहत पहुंचाने में लगातार काम कर रहा है। जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मूल वारवान इलाका है, जंगल का इलाका है, जहां पर कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आई और लगभग अगर हम बात करेंगे तो 500 से अधिक लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा घर और दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। अभी की क्या कुछ स्थिति है, आग पर किस तरीके से काबू पाया जा रहा है, प्रशासन की टीमें किस तरीके से काम कर रही है, इन तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, लगातार आप सुबह से अपडेट कर रहे हैं, अभी की क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है वहां की? चुके हैं कि आग पर काबू पा लिया गया था, क्योंकि अंतनाग से जो फायर टेंडर पहुंचे थे उनकी मदद से कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन अभी भी वहां से धुआं निकल रहा है। एक बड़े एरिया जो है आग की जद में था, जिस वजह से सभी जगह धुआं ही धुआं है। लेकिन जो आशियाने जिनके लुटे हुए हैं वो बेशक उनको ऑफर किया गया था पड़ोस के गाँव द्वारा कि वहां आके रात को रुकें, लेकिन रात भर उन्होंने सर्द हवाओं के बीच वहीं रात गुजारी है और सुबह से ही वो अपने जो जले हुए आशियाने हैं उसके नीचे खंगाल रहे हैं कि शायद कुछ बचा हो, क्योंकि पूरी जिंदगी की उनकी कमाई इस आग की चपेट में आ चुकी है। लेकिन गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी बीच किश्तवाड़ से भी आज सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। राहत सामग्री पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और देर शाम तक कहीं व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ठीक वहां हो जाएंगी, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, चीजें पहुंचाने में भी देरी लग रही थी और उम्मीद है कि देर शाम तक कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हो जाएंगी और ये काम लंबे समय तक चलने वाला है। आज ही सब कुछ ठीक होगा ऐसी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका आशियाना लूटा है उसको अल्टरनेट अपनी व्यवस्था देनी है और तब तक उसको रिहेबिलिटेट जब तक होता है कुछ और व्यवस्था भी करनी है। तो चुनौती है, क्योंकि बर्फबारी आने वाली है, सर्द हवाएं चल रही है, कभी भी बर्फबारी हो रही है, तो चुनौती प्रशासन के सामने भी है और स्थानीय लोगों के सामने भी है। लेकिन समाज और सरकार मिलकर कुछ कदम जरूर उठा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला समय इनके लिए ठीक होगा। हालांकि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, कुछ राहत जरूर इनको मिल सकती है। जी शुक्र। अजय जी, यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि ये काफी दूर दराज का इलाका है, कश्मीर और जम्मू डिवीजन का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर है, तो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचने में कहीं ना कहीं असमर्थ हुई है। तो किस तरीके से, क्या ये प्रशासन की लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वुडन मकान देखने को मिलते हैं और अक्सर इस तरीके की खबरें पेश आती हैं? जी बिल्कुल, ये लाइफस्टाइल यहाँ पर ऐसा है कि बर्फबारी होती है, जिस वजह से यहाँ पर लकड़ी और टीन की छत होती है इसके ऊपर, और जो घास और जानवरों का चारा होता है वो निचले छत पर होता है और जब भी आग लगती है तो ये बारूद की तरह इसमें काम करती है। पहले भी हमने देखा मरगी गांव वाड़वन में ही चला था, उसी प्रकार से ये भी हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत रही दिन को ये हादसा हुआ, जिस वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सरकारें नहीं जागी हैं, पूरा सब डिवीजन मड़वा जो है वहां पर फायर स्टेशन नहीं है, इस वजह से कल अनंतनाग से फायर टेंडर रश किए गए और पहला फायर टेंडर 6:15 बजे वहां पहुंचा है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट किया जाता तब तक समय लगा और देरी से पहुंचने की वजह से आग जो थी अपना काम कर चुकी थी। लेकिन बाद में जाके आग पर तो नियंत्रण पाया गया। कहीं नालायकी प्रशासन की जरूर है, जिन्होंने इस इलाके को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया, लेकिन सुविधाएं जो बेसिक होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध कराई और जिसका खमियाजा ये हमारा जो जिला किशोर के दूर दराज के इलाके हैं भुगत रहे हैं। जी शुक्र। राहत सामग्री दी गई है उन्हें, लेकिन वहीं पर 70 से अधिक घर जलकर राख हुए हैं, 500 से अधिक लोग हैं। इन लोगों को किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि बर्फबारी का मौसम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, पूरी रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे गुजारी है। अजय जी जी बिल्कुल, आज जो हमारे पास खबरें हैं कि करीब 40 से करीब टेंट वहां पर अभी पहुंच चुके हैं, जो एक टेंटेड कॉलोनी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तापमान अगर गिरेगा तो वो ये टेंटेड कॉलोनी काम नहीं आएगी, इनको कहीं ना कहीं आसपास की बिल्डिंग्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। जो डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि आइडेंटिफाई की जा रही है
किन बिल्डिंग्स में इनको वहां पर रखा जाए, क्योंकि आसपास में अगर कोई सरकारी बिल्डिंग होगी वहां पर इनको रखा जाएगा। कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दी गई है ताकि भोजन की व्यवस्था हो और इनको रहने की व्यवस्था हो। लेकिन ये सारा काम इतना आसान नहीं है जितना हम कह सकते हैं, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ी है प्रशासन और समाज के सामने। लेकिन एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि कम से कम दिक्कतें इन लोगों को हो और इनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस तेजी से चले। जी शुक्रिया। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर अजय शान किश्तवाड़ के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि आगजनी का वाकया पेश आया है जिसमें कि 70 से अधिक घर जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें कि कुछ दुकानें भी शामिल है। वहीं पर 500 से 600 के लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जिन्हें की प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है। राहत सामग्री उन तक पहुंचा दी गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच अगली खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में कल बनने जा रही नई सरकार से सांबा के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सांबा के कई दूर दराज के इलाके अभी भी सड़क संपर्क से महरूम हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली का भी भारी संकट है। लोगों को उम्मीद है कि वजूद में आते ही नई सरकार उनकी दुश्वारियों को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जहां पर काफी सारे चैलेंजेस इस सरकार के सामने हैं, किस तरीके से काम किया जाएगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल सांबा के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है और कुछ दूर दराज के इलाके भी हैं जहां पर की रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विसेज और तमाम बिजली पानी की जो समस्याएं हैं वो लोग आए दिन जो है वो पेश आ रही हैं उन्हें। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जिला सांबा से। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, काफी सारी प्रॉब्लम सांबा के लोग फेस कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर एक और सीट ऐड ऑन हुई है। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा लोगों को होगा और सरकार किस तरीके से काम करेगी जिला सांबा में? देखिए, चुनाव हो चुके हैं, 10 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं और लोगों को काफी उम्मीदें थी कि यहाँ पर जो है। आप अपना सवाल दोहराएं। ऋषि, मैं ये जानना चाहूंगी किस तरीके से सरकार सांबा में काम करेगी, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस सांबा में भी हैं, जहां पर एक तरफ शहरी इलाका है, वहीं पर दूरदराज के इलाके भी जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए, जिस तरह से 10 साल के हुए हैं और लोगों को काफी उम्मीदें थी, अब उम्मीद है कि जो भी सरकार बनेगी, कल जिस तरह से सरकार फॉर्मेशन होनी है और सरकार का काम होगा कि जो तमाम इलाके हैं वहां पर पहुंचे और मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर पहुंचाया जाए। सांबा जिला की बात करें तो यहाँ पर कई दूरदराज इलाके हैं, यहाँ पर सरकारें पहले नहीं पहुंच पाई हैं और जो तमाम यहाँ के लोग हैं उनका प्रशासन के साथ अप्रोच कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि यहाँ इन इलाकों में विकास होगा। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर सांबा जिला के फारफ्लंग एरियाज की बात करें, यहाँ पर आज भी रोड कनेक्टिविटी शून्य है। यहाँ पर लोग अपने गंतव्य को जब जाते हैं वो नदियों को, दरियाओं को पार करके पहुंचते हैं। स्कूली बच्चों की बात करें तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर दरियाओं को पार करके स्कूल में पहुंचते हैं और कई बार उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हुई है। उम्मीद करेंगे कि ये जो 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो, यानी लोगों को यहाँ पर सहूलियात मिले, यहाँ पर जो तमाम रोड कनेक्टिविटी के जो इश्यूज है उसे सॉल्व किया जाए। इसी के साथ बिजली पानी की समस्या जो वो चरम पर रहती है, बिजली पानी की समस्या का हल हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो फाफड़ाग एरिया है या फिर शहरी या तमाम जो सेंट्रल प्लेसेस रहती हैं, यहाँ पर भी ये दिक्कतें जो वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आती है। क्योंकि सांबा जिला कंडी का इलाका है, पानी की काफी ज्यादा कमी रहती है, तो इस तरह की चीजें हैं जो चैलेंजेस जो नई सरकार के लिए जरूर होंगे। लेकिन अब जिस तरह से मैं ये भी आपको अपडेट कर दूं कि सांबा जिला की तीनों सीटें बीजेपी के झोली में गई हैं। यहाँ पर जो सरकार बनने जा रही है उसका काम ये होगा कि विधायकों की बात को सुना जाए, विधायकों की जो बातें उसे प्रायोरिटी पर लिया जाए और इन तमाम इशू को जब ये विधायक एड्रेस करेंगे तो उसका रिड्रेसल जो है वो सरकार कराए। यानी ताबून जो है, कम्युनिकेशन जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी जाकर इन इलाकों में विकास जो है हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। लेकिन ऋषि, बहुत बड़ा चैलेंज भी है इन तीनों विधायकों के सामने, क्योंकि 3 सीटें हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की। इन विधायकों के सामने चैलेंजेस कुछ इस तरीके के रहने वाले, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट बनने जा रही है कल, और सांबा में फंड्स लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज इन तीनों विधायकों के सामने रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी से हैं और दूसरे चेहरे भी ये नए हैं। बताइएगा।
देखिए, मैं चेहरों को लेकर मैं ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं करूंगा। पुराने चेहरे हैं, वो समझते हैं राजनीति को, वो समझते हैं लोगों की समस्याओं को। सुरजीत सिंह सलाथिया एक बड़ा नाम है राजनीति से जुड़ा हुआ, चंद्र प्रकाश गंगा एक बड़ा नाम है, डॉक्टर डीके मन्याल एक बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई दिक्कतें पेश आएगी, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में जो कुछ पावर्स है वो एलजी प्रशासन के हाथ में होंगी और कुछ पावर जो है वो सरकार के हाथ में होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विधायक जो है वो समझते हैं लोगों के मसलों का किस तरह से हल करवाना है। वो केंद्र सरकार से भी हेल्प ले सकते हैं, वो सरकार से तो हेल्प लेंगे ही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं बन पाया तो काम नहीं होंगे, लेकिन काम तभी होंगे जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये नहीं करना है कि हमें इस इलाके से वोट नहीं मिले हैं तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। हर व्यक्ति की तकलीफ को समझना होगा, हर व्यक्ति के दर्द को समझना होगा और विधायकों की बातों को सुनकर उसका तमाम मसलों का हल करवाना, ये सरकार की प्रायोरिटी जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि काफी उम्मीदें सांबा को यहाँ पर नई सरकार से रहने वाली हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ सरकार के सामने तमाम चैलेंजेस होंगे, क्योंकि तीनों सीटें यहाँ पर बीजेपी की झोली में आई हैं। और किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं या फिर जो नई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और किस तरीके से इन तमाम चैलेंजेस पर काम किया जाएगा, और इन तमाम चैलेंजेस के सोल्यूशन भी सरकार के सामने किस तरीके से होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी बात होगी अगली खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में कल बनने जा रही नई सरकार की जिस तरीके से हमने बात की है, उसी बीच अब हम बात करेंगे डोडा की, जहां पर द्रबशाला तहसील के बालग्रां इलाके के 3 गांव में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। ये तीनों गांव पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कि स्थानीय लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग इस आधुनिक दौर में भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं, और यहाँ पानी की सप्लाई का आज तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया। तो हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। विकास, मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग हैं डोडा के अभी भी। इतनी आधुनिक दौर में इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड भी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तमाम जो लोग हैं पीने के पानी से महरूम है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं पहुंच पा रही। किस तरीके से नई सरकार काम करेगी, क्योंकि कल नई सरकार का गठन होने वाला है जम्मू कश्मीर में? जी शिपान, ये जिस तरह की हालत वहां पर बनी हुई है और ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के खोखले दावे हैं कि हर घर जो है जल और नल की बात की जाती है, और ये तस्वीरें जो बयां करने वाली है काफी हैरान कर देने वाली है। और इस जगह का नाम जो है कुछ हिस्सा जो है डोडा की आसपास पड़ता है और कुछ जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऐसे में ये लोग जो है काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं और लगभग 1,500 से ज्यादा आबादी इस आसपास एरिया में रहती है। कुछ कहारा के अंदर आते हैं, यानी कहारा तहसील के अंदर, कुछ द्रबशाला के अंदर। ऐसे में काफी लंबे समय से ये लोग जो है डिमांड कर रहे हैं पानी के लिए, और लगातार जहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ महिलाओं के लिए इतनी फैसिलिटी बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वही महिलाएं बाल्टी उठाकर दूर दूर तक जाकर पानी लाना पड़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर है। बिल्कुल विकास, इस तरीके से हम साफ तौर से देख सकते हैं विजुअल्स में कि जो महिलाएं हैं अब उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके साथ कुछ पुरुष भी मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश होते जा रहे हैं। तो सरकार को पानी मुहैया करवाना इन महिलाओं को, इन लोगों को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट्री बनाकर तमाम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप चुका है कि हमने हर गांव और हर पंचायत को जो है टच कर दिया है, और जहां पर भी कोई पानी की समस्या है वो जो है हल कर दी है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें बयां कर रही है जहां पर कोई भी इस तरह की फैसिलिटी लोगों को नहीं मिली है, और ऐसे में पानी तो दूर से लाना पड़ता है, लेकिन अगर किसी बच्चों को स्कूल जाना हो, उनको नहाना है या इस तरह से बाथरूम जाना है, ये तमाम दिक्कत जो है लोगों को आती है और घर छोड़कर कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि एक ऐसा गांव जहां पर इस आधुनिक दौर में भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित रह रहे हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं लंबी ताने सोया है। अब इन लोगों को उम्मीद है कि जो कल नई सरकार बनेगी वो इन लोगों के लिए काम जरूर करेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।